उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भारत की जलवायु में एकरूपता और विविधता को समझने में और इसका वर्णन करने में। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में और उनका वर्णन करने में। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि को समझने में और उसका विश्लेषण करने में। भारत में मानसून की प्रकृति को समझने और वर्णन करने में। भारत में ऋतुओं की लय को समझने और वर्णन करने में। भारत में मानसून वर्षा की विशेषताओं को समझने और वर्णन करने में। परंपरागत भारतीय ऋतुओं को समझने में और उनका वर्णन करने में। भारत में वर्षा के वितरण और परिवर्तितता को समझने और वर्णन करने में। भारत के जलवायु प्रदेश और मानसून के प्रभाव को समझने में और इनका वर्णन करने में। भूमंडलीय तापन को समझने और वर्णन करने में। जलवायु। मानसून जलवायु में एकरूपता और विविधता। मौसम के तत्वों में परिवर्तन आने से ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। जलवायु की एकरूपता। भारत की जलवायु की मानसून व्यवस्था इसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी मानसून जलवायु पाई जाती है। जलवायु में विविधता। भारत के क्षेत्रों में एक व्यापक जलवायु विविधता पाई जाती है, जहां पश्चिमी मरुस्थल में गर्मियों का तापक्रम 55 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। वहीं लेह के आसपास ये तापमान सर्दियों में -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चुरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। मेघालय के चेरापूंजी और मोसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में इसी अवधि के दौरान औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। देश के अधिकांश हिस्सों में जून सितंबर के दौरान वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दी के मौसम की शुरुआत में वर्षा होती है। केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान के बीच 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, लेकिन थार मरुस्थल में यही अंतर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु मोटे तौर पर निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है। स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। अक्षांश। कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार इसके उत्तर में स्थित क्षेत्र भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ते हैं, तथा इसका दक्षिणी क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है और सारा साल ऊंचे तापमान का अनुभव करता है। हिमालय पर्वत। ऊंचा हिमालय एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। ये ऊंची पर्वत श्रृंखला कठोर और जमा देने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं से पूरे उपमहाद्वीप को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये श्रृंखलाएं
मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनती हैं। जल और स्थल का वितरण। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। द्वितीय, वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। भारत की स्थानीय जलवायुओं में पाई जाने वाली विविधता निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि के कारण होती है। 1. वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। 2. भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। 3. शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। इन 3 कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भली भांति समझा जा सकता है। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। 1. धरातलीय वायुदाब एवं पवनें। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य और पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में एक उच्च दबाव केंद्र स्थापित हो जाता है, जिससे इस वायुदाब के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं, लेकिन ये संपर्क क्षेत्र स्थिर या स्थायी नहीं होता है। कभी कभी ये खिसक कर मध्य गंगा घाटी के ऊपर तक पहुंच जाता है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। 2. जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु परिसंचरण। पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब में पाई जाने वाली भिन्नताओं की ऊपरी वायु परिसंचरण के निर्माण में कोई भूमिका नहीं होती है। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त पश्चिमी और मध्य एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है। इन पवनों को जेट प्रवाह कहा जाता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है और दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। जेट प्रवाह की ये शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। उष्ण कटि ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। धरातलीय वायुदाब और पवनें। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, उपमहाद्वीप के निम्न व उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है,
उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। आईटीसी जेड निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्ण कटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति यानी एमटी विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। आईटीसी जेड विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, जहां सभी पूर्वी पवनें एकत्र होती हैं। यहां पवनें ऊपर उठने लगती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आईटीसी जेड में स्थानांतरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध से उठने वाली पूर्वी पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम में पूर्वोत्तर दिशा की ओर बहने लगती हैं। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। शीत ऋतु में जब आईटीसी जेड क्षेत्र दक्षिण की ओर जाता है, पवनें पलट जाती हैं। वे पूर्वोत्तर से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में बहने लगती हैं और वर्षा करती हैं। इन्हें पूर्वोत्तर मानसून कहा जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह का प्रभाव एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून। भारतीय मानसून की प्रकृति। भारतीय मानसून के 3 अति महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। 1. मानसून का आरंभ। गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब विकसित हो जाता है, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है। निम्न वायु दाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पर से दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। इन दशाओं में अंतः उष्ण कटिबंधीय भिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों को दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फुट के लिए जिम्मेदार माना जाता है तथा ये जेट प्रवाह पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर विकसित हो जाता है। 2. वर्षा लाने वाले तंत्र और वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र हैं। ए. उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करने वाली बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है,
की स्थिति द्वारा होता है। बी, भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करने वाला अरब सागर। पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है। समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं, अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह, ऋतुओं की लय। भारत में निम्नलिखित 4 ऋतुओं का वार्षिक चक्र होता है। शीत ऋतु। तापमान। उत्तरी भारत में मध्य नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु का मौसम होता है। इस समय में 3 कारणों से अत्यधिक ठंड होती है। 1, उत्तरी राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। 2, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तथा 3, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर, पाला और कोहरा ला देती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। वायुदाब तथा पवनें। दिसंबर के अंत तक सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे उत्तरी मैदानों में एक क्षीण उच्च वायुदाब विकसित होता है। इस समय में दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता, जिसके कारण पवनें उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहने लगती हैं। निम्न वायुदाब क्षेत्र में पवनें बाहर की ओर बहने लगती हैं। भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। वर्षा। शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती। भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। जाड़े के मौसम में देश के मध्य भागों, दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती हैं। ग्रीष्म ऋतु। तापमान। मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई और जून में उत्तरी भारत में गर्मियों के महीनों में अधिकांश हिस्सों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। मई में ताप पेटी उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की ओर बढ़ती है, जिससे तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण प्रायद्वीपीय अथवा दक्षिणी भारत में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर फैली हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत दैनिक न्यूनतम तापमान शायद ही कभी 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता हो। वायुदाब और पवनें। उत्तरी भारत गर्मियों के महीनों में अत्यधिक गर्मी और गिरते वायुदाब का अनुभव करता है। ITC-Z 25 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाता है। उत्तर पश्चिम में
थार मरुस्थल से पूर्व और पूर्व दक्षिण में पटना और छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत होता है। इसकी स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिमी होती है तथा उत्तरी बंगाल व बिहार में इनकी दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। ITCZ में उत्तर पश्चिम में उड़ने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूर्वी राजस्थान में अस्थायी धूल भरे तूफान कभी-कभी अपने साथ हल्की बारिश लाते हैं। शुष्क और आर्द्र वायु संहतियों के अचानक संपर्क में आने से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान तथा मूसलाधार वर्षा होती है। आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार, काल बैसाखी और लू ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफान हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में निम्न वायुदाब की दशाएं दक्षिणी गोलार्ध की नमी वाली व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। भूमध्य रेखा पार करके इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इसलिए इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये दो शाखाओं में पहुंचती हैं। एक अरब सागर की शाखा अरब सागर से उत्पन्न होती है और 3 शाखाओं में बढ़ती है। एक पश्चिमी घाटों द्वारा रोके जाने वाली शाखा सह्याद्री और पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्रों की पवनाभिमुखी ढलानों पर भारी वर्षा 250 से 400 सेंटीमीटर करती हैं। दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में स्थित तट से टकराती हैं और मध्य भारत में भारी बारिश करती हैं। इसके आगे बढ़कर ये शाखा गंगा के मैदानी इलाकों तक पहुंचती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा में मिल जाती है। एक तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है और अरावली पहाड़ियों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है। यहाँ ये बहुत कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में आने से ये शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। एक दूसरे के सहारे वे पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती हैं। 2. जब बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, तो म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। मॉनसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवेश करता है और 2 भागों में बंट जाता है। एक शाखा गंगा के मैदानों के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है। दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यहाँ पर ये शाखा विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इस मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर पड़ता है और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। मॉनसून वर्षा की विशेषताएं। 1. जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी होती है। 2. मानसून की वर्षा किसी क्षेत्र की भू आकृति या उच्चावच पर निर्भर करती है। 3. जैसे जैसे समुद्र तट से दूरी बढ़ती है, मानसून वर्षा कम होती जाती है। 4. मानसून वर्षा में सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवातीय अवदाबों के कारण होते हैं।
चक्रवातीय अवदाबों की बारंबारता, गहनता और मार्ग वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करते हैं। 5. ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। 6. चूंकि कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है, ये भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यधिक महत्व रखता है। 7. मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। 8. कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफी देर से होता है। 9. कई बार वर्षा के सामान्य समय से पहले समाप्त होने से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है और शीतकालीन फसलों को बोने में कठिनाई आती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु। मानसून अक्टूबर और नवंबर के महीनों में निवर्त होता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति से गंगा के निम्न वायु दाब वाले मैदान कमजोर पड़ जाते हैं। सितंबर के अंत तक मानसून उत्तर, पश्चिम और मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुका होता है। तापमान उच्च होता है और वायु में अभी भी आर्द्रता होती है, जो कष्टकारी मौसम को जन्म देती है, जिसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। दिसंबर के मध्य तक मानसून पूरी तरह से प्रायद्वीप से हट चुका होता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अक्टूबर और भारत की परंपरागत ऋतुएं। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। ये ऋतुएं हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु। वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, परंतु इसमें पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण इसे 4 वर्षा वाले क्षेत्रों में बांटा जाता है। अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर के क्षेत्रों में पश्चिमी तट के साथ फैले पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व में उप हिमालयी क्षेत्र शामिल हैं। मेघालय के खासी और जयंतिया पहाड़ों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। मध्यम वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच के क्षेत्रों में गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा के उत्तरी मैदान, कछार घाटी, असम और मणिपुर शामिल हैं। न्यून वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच के क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठार शामिल हैं। अपर्याप्त वर्षा 50 सेंटीमीटर से नीचे के क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान का अधिकतर भाग शामिल है। वर्षा की परिवर्तितता। वर्षा की परिवर्तितता से अभिप्राय किसी स्थान पर इसकी औसत वर्षा से हुए विचलन से है। भारत में किसी क्षेत्र की वास्तविक वर्षा इसके औसत से 10 से 60% तक विचलित हो सकती है। विचलन को निम्नलिखित सूत्र द्वारा अभिकलित किया जा सकता है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। 50% से अधिक परिवर्तितता राजस्थान के पश्चिमी भागों, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों और दक्कन पठार के अंदरूनी भागों जैसे
अपर्याप्त वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। 25% तक की परिवर्तिता पश्चिमी घाट भारत के जलवायु प्रदेश कोपेन की पद्धति के अनुसार, जिसके अंतर्गत तापमान और वर्षण के मासिक मानों को ध्यान में रखा जाता है, भारत को निम्नलिखित 8 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानसून पर काफी हद तक निर्भर करती है। हिमालय के अतिरिक्त अन्य सभी भागों में पूरे वर्ष खेती की जा सकती है। मॉनसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता कई प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनीयता कई बार सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। मॉनसून की विफलता का प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं हैं। मॉनसून के अचानक प्रस्फोट से मृदा का अपरदन होता है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। भारत में जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। भूमंडलीय तापन। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सन 2100 तक भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी, जो कि बाढ़ और कीटजन्य बीमारियों का कारण बनेगा। जलवायु सीमाओं में परिवर्तन के साथ पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में समुद्री परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जलवायु के प्रकार। क्षेत्र। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रायद्वीपीय। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जलवायु की एकरूपता के बावजूद भारत के क्षेत्रों में एक व्यापक जलवायु विविधता पाई जाती है। स्थिति, उच्चावच, वायुदाब और वायु से संबंधित कारक शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारतीय मानसून की प्रकृति ग्रीष्म ऋतु में स्थाल और समुद्र के विभेदी तापन, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी की वर्षा शाखाओं और मानसून के मौसम में भारी बारिश के दिनों के दौरान अचानक आने वाले विच्छेदों या वर्षाहीन अंतरालों के आधार पर निर्धारित होती है। भारत में निम्नलिखित 4 ऋतुओं का वार्षिक चक्र होता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, परंतु इसमें पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण इसे 4 वर्षा वाले क्षेत्रों में बांटा जाता है।
वर्षा की परिवर्तितता से अभिप्राय किसी स्थान पर इसकी औसत वर्षा से हुए विचलन से है। भारत में किसी क्षेत्र की वास्तविक वर्षा इसके औसत से 10 से 60% तक विचलित हो सकती है। कोपेन की पद्धति के अनुसार, जिसके अंतर्गत तापमान और वर्षण के मासिक मानों को ध्यान में रखा जाता है, भारत को निम्नलिखित 8 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानसून पर काफी हद तक निर्भर करती है।